मैं नसीमुन्निसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा। देखिए, हम पिछली क्लास में पढ़े हैं आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतों के असबाब पढ़े हैं, यानी किस तरह से हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतें पाई जाती है। तो आज की क्लास में हम दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों को दूर करने के इस्लाही इक़दामात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान में दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों के जो इस्लाही इक़दामात है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वो इस्लाही जो इक़दामात है उसमें देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे तो माशी मनसूबाबंदी, मतलब जो मुल्क में 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते हैं, तो माशी मनसूबाबंदी का जो इब्तदाई मरहला होता है, माशी मनसूबाबंदी का इब्तदाई मरहले में बता रहे हैं कि आमदनी में अदम मसावतों को दूर करना है। आमदनी में अदम मसावतों को दूर करना है। तो आमदनी में अदम मसावतों को दूर करने के लिए इस मुल्क में बता रहे हैं हुकूमत के ऐलान करदा मकासद में से एक मकसद है। यानी क्या मकसद है यहाँ पर? दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों को कम करना। तो जो मंसूबे के जो दस्तावेजात हैं और कानूनी जो इक़दामात है, तो वो वक्तन फवक्तन यानी वक्त के लिहाज से बता रहे हैं, वक्तन फवक्तन यहाँ पर आमदनी में अदम मसावतों को दूर करने के लिए कानूनी इक़दामात की निशानदेही करती है। तो आमदनी मतलब यहाँ पर मनसूबाबंदी के जो इब्तदाई मरहले होते हैं, तो वो इब्तदाई मरहले में आमदनी की तकसीम में अदम मसावतों को दूर करने के लिए इस मुल्क के हुकूमत के ऐलान करदा मकासद में से एक है। तो वो सबसे पहले जो मंसूबे के जो दस्तावेजात है और जो कानूनी इक़दामात है, तो वो इनका तमाम का जो मतलब जो भी मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं वो आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतों को दूर करने के लिए किए गए हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जमीनी इस्लाहात और ज़रई ज़मीनात की असर-ए-नौ तकसीम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहले असबाब में ही देखे थे, जमीन की मिल्कियत में अदम मसावतें पाई जाती हैं, यानी किस तरह से जमीनात को बड़े, छोटे और औसत दर्जे की जमीनात में तकसीम किया गया है और उनके तहत जो है तो रकबे को भी मुख्तस किया है। तो अब इसमें हमको यहाँ पर क्या करना है? जमीनी इस्लाहात और ज़रई ज़मीनात की असर-ए-नौ तकसीम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी ये एक मतलब जानी मानी हकीकत है कि देही शोबे में बता रहे हैं। तो देही शोबे में जो आमदनी में अदम मसावतें पाई जाती हैं, देही शोबे में, यानी मतलब यहाँ पर ये एक हकीकत है कि देही शोबे में आमदनी में अदम मसावतें दरअसल ज़रई ज़मीनात के इर्तिका से पाई जाती है। देही शोबे में आमदनी में जो अदम मसावतें पाई जा रही है वो किसकी वजह से पाई जा रही है? ज़रई ज़मीनात के इर्तिका से पाई जाती है। तो जमींदारी निज़ाम के खात्मे से पहले, तो हमने पहली क्लास में ही देखा कि आमदनी में दौलत और आमदनी की तकसीम में जो अदम मसावतें थी उसमें पढ़े हम कि जमींदारी निज़ाम क्या होता था। तो जमींदारी निज़ाम के तहत क्या है? जमींदार मतलब जमीन का मालिक होता था और जमींदार को ये आजादी दी गई थी कि वो किसानों से किराया वसूल करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। तो यहाँ पर देखिए, जमीन की मिल्कियत में जो अदम मसावतों को मतलब जो इसके लिए इस्लाही जो इक़दामात किए गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि देही शोबे में जो आमदनी में अदम मसावत पाई जाती है तो वो दरअसल यहाँ पर ज़रई जमीन के इर्तिका से पाई जाती है। ज़रई जमीन के इर्तिका से, यानी इम्तियाज और ज़रई ज़मीनात में जो फर्क है, जो तफरीक है, वो इम्तियाज है उससे पाई जाती है। तो जमींदारी निज़ाम के खात्मे से पहले बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीनात जो गायब जमींदार होते थे उनकी मिल्कियत होती थी। ज्यादा से ज्यादा जमीनात गायब जमींदारों की मिल्कियत होती थी। तो ये जमींदार क्या करते थे? जो ज़रई पैदावार है तो वो ज़रई पैदावार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने लिए हासिल कर लेते थे। यानी जो ये जमींदार थे, मतलब या बरतानवी या जमींदारी निजाम के खात्मे से पहले को बता रहे हैं, तो जमींदारी निजाम के खात्मे से पहले ज्यादा से ज्यादा जो जमीनात होती थी वो गायब जमींदारों की मिल्कियत होती थी। तो ये गायब जमींदार क्या करते थे? ज़रई पैदावार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने लिए हासिल कर लेते थे। तो ये क्या करे, ये ज्यादा से ज्यादा जब ज़रई पैदावार का अपने लिए हासिल कर लेते थे तो और क्या करते थे, जो जमीन पर जो हल चलाने वाले हैं और गुजर बसर के लिए उनको बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता था। यानी जो जमीन के जो मतलब जमीन पर जो खेती बाड़ी वगैरह करते थे, जमीन पर जो हल चलाते थे, उनको बड़ी मुश्किल से उनको कुछ मिलता था। तो यहाँ पर क्या करे, जमींदारों के
जमींदारों के खात्मे के लिए और जमींदारी जो निजाम था उसको बर्खास्त करने के लिए और जमीनात की असर नौ तकसीम के लिए यहाँ पर कानूनी इक़दाम किए गए। यानी जमींदारों के खात्मे के लिए और जमींदारों के खात्मे के लिए यहाँ पर कानूनी इक़दाम किए गए हैं और यहाँ पर और उसके साथ साथ जमीनात की एक हद मुकर्रर कर दी गई। यानी जिस तरह से जमींदार किसानों का इस्तेसाल कर रहे थे उसको यहाँ पर रोकने के लिए और जो दरमियानी जो अफराद थे उनको बर्खास्त करने के लिए कानूनी इक़दाम किए गए और जमीनात की हदें मुकर्रर कर दी गई। जमीनात की हदों को जो है तो मुकर्रर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो बस जमींदारों और जो उसके साथ साथ जो दरमियानी अफराद थे उसको खात्मा करने के लिए जो कानूनी इक़दाम किए गए थे, जो जमीनी इस्लाहात किए गए थे, उस पर अगर संजीदगी से अगर कोशिशें करती तो वो मतलब उस पर किसी हद तक कामयाबी हासिल की जा सकती थी। तो ये बस लेकिन बदकिस्मती से बता रहे हैं कि इन जमीनात की ये जो जमीनी इस्लाहात किए गए थे वो इस्लाहात की तामील के लिए जो कानूनी इक़दाम किए गए थे वो ना सिर्फ नाकाफी और नाकिस थे बल्कि इनकी जो है तो मुख्तलिफ सतहों पर बता रहे हैं कि मुख्तलिफ सतहों पर ये जो है तो कमजोर और गैर तशफ़ी बख्श थे। इसी वजह से तकरीबन 40% ज़रई ज़मीनात 10% ऊंचे देही घरानों के कब्जे में थी। तो ये रहा जमीनी इस्लाहात और ज़रई ज़मीनात की असर नौ तकसीम को बताएं। यानी जमीनी इस्लाहात किए गए जमींदारों यानी जमींदार जो किसानों से किराया वसूल करते थे, उनका इस्तेसाल करते थे और ज्यादा से ज्यादा ज़रई पैदावार जो है तो उनसे हासिल कर लेते थे और जो किसान होते थे उनको मतलब गुजर बसर के लिए भी उन्हें बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता था। तो उसके लिए ये जो जमींदार थे और जो दरमियानी अफराद थे उसको बर्खास्त करने के लिए जमीनी इस्लाहात शुरू किए गए थे। तो वो जो जमीनी इस्लाहात शुरू किए गए थे अगर उस पर मौसिर अमला आवारी की जाती तो शायद जो है तो उसको मतलब जो जमींदार जो किसानों का इस्तेसाल करते थे उसको रोका जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जो इस्लाहात किए गए थे, जमीनी इस्लाहात किए गए थे, वो सिर्फ जो कानूनी इक़दाम किए गए थे वो ना सिर्फ नाकाफी और नाकिस थे बल्कि इसके जो है तो ये मुख्तलिफ सतहों पर वो कमजोर भी थे और तशफ़ी बख्श थे, जिसकी वजह से 40% बता रहे हैं यहाँ पर ज़रई ज़मीनात 10% ऊंचे देही घरानों के कब्जे में थी। तो ये इस्लाही मतलब आमदनी और दौलत की तक़सीम में अदम मसावत को दूर करने के लिए जो इक़दाम किए गए थे उसमें जो इस्लाहात किए गए थे उसको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है इजारादारी और तहदीदी तिजारती सरगर्मियों पर कंट्रोल। देखिए आमदनी में अदम मसावतें पाई जाती हैं, तो आमदनी में अदम मसावतों को दूर करने के लिए इजारादारी तहदीदी कंट्रोल को यानी शुरू करना जो है तो तय किया गया। यानी इजारादारी के रुझानात को कंट्रोल करने के लिए तय किया गया। तो ये इजारादार जो है आजादी के 2 दौरों तक बता रहे हैं कि आजादी के 2 दौरों तक यानी 20 सालों तक बता रहे हैं कि इजारादारियों की आफजाइश को रोकने के लिए कोई संजीदा कोशिशें नहीं की गई। यानी इजारादार मोनोपोलिस्ट यहाँ पर क्या होते थे, वो किस तरह से किसानों का इस्तेसाल करते थे, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि आजादी के 2 दौरों तक यानी 20 सालों तक इजारादारों की आफजाइश को रोकने के लिए कोई संजीदा कोशिशें नहीं की गई, यानी अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। और इजारादारी तहदीदी जो कानून था यानी MRTPA, ओके, MRTPA 1969, तो ये इजारादारी तहदीदी तिजारती सरगर्मियों का जो कानून था 1969 ये भी ताख़ीर से मंजूर किया गया था। यानी मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ओके, 1969 में ये भी ताख़ीर से मंजूर किया गया था। नेक्स्ट है रोजगार और उजरत पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर जिसे हम यहाँ रोजगार, इसमें हम देखेंगे रोजगार और उजरत पॉलिसियों को देखेंगे। तो देखिए चौथे 5 साला मंसूबे तक जो 5 years जो प्लान बनाए जाते हैं उसमें बता रहे हैं कि चौथे 5 साला मंसूबे तक रोजगार के मकसद को संजीदगी से देखा नहीं गया। यानी चौथे 5 साला मंसूबे तक देखेंगे तो रोजगार के लिए रोजगार फराहम करने के लिए कोई भी प्रोग्राम जो है तो बनाए नहीं गए थे, यानी उसके रोजगार फराहम करने के मकसद को संजीदगी से देखा नहीं गया।
तो उसके बाद में चौथे मंसूबे के आगाज से बता, चौथे पंसाला मंसूबे के आगाज से देखेंगे तो यहाँ पर यानी चंद खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं रोजगार फराहम करने के लिए। चंद खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं रोजगार फराहम करने के लिए। जैसे देही रोजगार के लिए बता रहे हैं, तो देखिए रोजगार और उजरत पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि चौथे पंसाला मंसूबे तक देखेंगे तो रोजगार को मतलब रोजगार फराहम करने के लिए कोई भी यहाँ पर संजीदगी से इस पर कोशिश नहीं की गई थी। ताहम जो है तो चौथे मंसूबे के आगाज से बता रहे हैं कि चंद खुसूसी प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे रोजगार फराहम करने के लिए। ओके, तो उसमें देखिए सबसे पहले यानी जैसे कि देही रोजगार, देही रोजगार के लिए यानी देहातों में रोजगार फराहम करने के लिए क्रैश स्कीम, क्रैश स्कीम, ओके, क्रैश स्कीम है। और उसके साथ देखिए सेल्फ, ओके, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंजीनियर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंजीनियर्स के लिए है। और दूसरा है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रॉड ड्रॉन एरिया प्रोग्राम, ब्रॉड ड्रॉन एरिया प्रोग्राम है, ओके, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ओके, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट schemes for, okay, educated unemployed youth, ओके, वगैरह ये शुरू किए गए थे देही रोजगार फराहम करने के लिए। ओके, जैसे क्रैश स्कीम बता रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंजीनियर्स के लिए है, ब्रॉड ड्रॉन एरिया प्रोग्राम से, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ वगैरह। तो ये जो स्कीम्स है वो खलील मुद्दती, ये मतलब ये जो प्रोग्राम थे वो खलील मुद्दती थे, हाँ, क्योंकि इनको आरिजी तौर पर शुरू किया जाना तय किया गया था। तो यहाँ पर हम किस में देख रहे हैं, रोजगार और उजरत पॉलिसियों में देख रहे हैं। तो चौथे पंसाला मंसूबे के आगाज से यानी देही रोजगार के लिए चंद प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा गया है। तो ये जो प्रोग्राम थे वो खलील मुद्दती थे, हाँ, क्योंकि इनको आरिजी तौर पर शुरू किया जाना तय किया गया था। उसके बाद में देखिए मरबूत देही रोजगार प्रोग्राम, ओके, IRDP, मरबूत देही रोजगार तरक्याती प्रोग्राम, ओके, मरबूत देही तरक्याती प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और दूसरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मरबूत जो देही रोजगार तरक्याती प्रोग्राम है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको 1978 से 79 में शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को 1978 से 79 में शुरू किया गया था, लेकिन छठे पंसाला मंसूबे के मुद्दत तक इसको सारे मुल्क में तौसी दी गई, सारे मुल्क में तौसी दी गई थी। देखिए मरबूत देही रोजगार तरक्याती प्रोग्राम और NREP, ओके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कौमी देही रोजगार गारंटी प्रोग्राम है, और RLEGP है, ओके, यानी कौमी बेजमीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, ओके, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम।
तो ये तमाम प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर रोजगार और उजरत पॉलिसी में बताना है। तो रोजगार फ्राहम करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स को शुरू किया गया है उसको हमने देखा। तो सबसे पहले जो है तो यहाँ पर क्रैश स्कीम शुरू की गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को शुरू किया गया है इंजीनियर्स के लिए, और उसके साथ ड्रॉप ड्रॉन एरिया प्रोग्राम को शुरू किया गया है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी जायद रोजगार की फ्राहमी के लिए शुरू किया गया है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई है फॉर इंजीनियर्स के लिए है, एजुकेटेड के लिए है, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वगैरह के लिए शुरू की गई थी। तो वो तमाम जो है तो खलील मुद्दती थे। तो अब उसके बाद में मरबूत देही रोजगार तरक्याती प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको 1978 से 79 में शुरू किया गया है। और उसके बाद NREP यानी मरबूत देही तरक्याती प्रोग्राम, NREP, ओके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और RLEGP कौमी देही बेजमीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्रामों को शुरू किया गया। तो ये प्रोग्रामों को शुरू करने का मकसद, इन तमाम प्रोग्रामों को देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे को दूर करने के लिए देही गरीबों को रोजगार फ्राहम करने के मकसद से इन प्रोग्रामों को शुरू किया गया। ठीक है, इन प्रोग्रामों को शुरू करने का मकसद यहाँ कहाँ पर शुरू किया गया है? देही इलाकों में शुरू किया गया है। और देही इलाकों में क्यों शुरू किया गया है? ताकि देही जो गरीब लोग होते हैं देही रोजगार फ्राहम करने के लिए ये प्रोग्रामों को शुरू किया गया। फिर उसके बाद में देखिए यकुम अप्रैल 1999 में, ओके, यकुम अप्रैल 1989 में NREP और RLEGP, तो इनको जवाहर रोजगार योजना, ओके, जवाहर रोजगार योजना में जम कर दिया गया। किसको? NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को, और RLEGP को यकुम अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना में जम कर दिया गया। तो जो ये IRDP है, मरबूत देही तरक्याती प्रोग्राम है, और दिगर जो फलाही प्रोग्राम्स थे, उसका मकसद यहाँ पर खुद रोजगार फ्राहम करने के लिए जो देही नौजवान थी उनकी तरक्की के लिए प्रोग्राम को शुरू किया गया है। देही नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है, और देही इलाकों में खवातीन और बच्चों की तरक्याती का प्रोग्राम है। जैसे दवाकरा को मिलाकर एक वाहिद खुद रोजगार स्कीम को शुरू किया गया है, शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तमाम स्कीमात जो शुरू की गई है उसका मकसद यहाँ पर यही है कि जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको दूर करने के लिए, देही इलाकों में गुर्बत को और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये तमाम प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। तो देही इलाकों में बता रहे हैं IRDP है, और IRDP और दूसरे जो हाली प्रोग्राम्स है उनको खुद रोजगार के लिए देही नौजवानों की ट्रेनिंग है, और देही इलाकों में जो बच्चे और खवातीन की तरक्की के लिए जो प्रोग्राम है डवाकरा है वो मिलाकर एक वाहिद खुद रोजगार स्कीम जो है तो बनाने पर गौर किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ बता रहे हैं जिसको क्या है SGSY यानी SGSY सवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम के साथ 1999 में इसको रूबामल लाया गया। यानी ये जो तमाम स्कीमात थी उसको मतलब देही नौजवानों को ट्रेनिंग है, और उसके साथ खवातीन और बच्चों की तरक्याती का जो प्रोग्राम है, तो इनको तमाम को मिलाकर एक वाहिद खुद रोजगार प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ पर SGSY के नाम से जो है तो 19 अप्रैल 1999 में जो है तो यानी इसका आगाज किया गया था। सवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आगाज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और उसके साथ साथ जैसे मरकजी हुकूमत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का भी आगाज की गई। तो आजादी के बाद गरीबी को दूर करने के लिए जितने भी स्कीमात शुरू की गई है उन तमाम का मकसद यहाँ पर यही है कि मतलब उन तमाम स्कीमात में देखेंगे तो ये जो महात्मा गांधी MG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है वो एक निहायती हौसलामंद स्कीम है। ओके,
तो ये मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीम है। तो ये तमाम का मकसद यहाँ पर रोजगार फराहम करना है, खास तौर पर देही इलाकों में, और गुर्बत के खात्मे के लिए जो है तो ये तमाम जितने भी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उसमें से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है तो बहुत, यानी ये स्कीम बहुत ही हौसलामंद स्कीम है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदाद। तो देखिए मुल्क में देखिए कोई भी समाजी हिफाजती सिस्टम नहीं। नेक्स्ट हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदाद में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुल्क में कोई भी जामे समाजी हिफाजती सिस्टम नहीं है। तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदाद में हम पढ़ रहे हैं तो मुल्क में कोई भी समाजी हिफाजती सिस्टम नहीं है। फिर भी देखेंगे मुनज़्ज़िम शोबे में, फिर भी मुनज़्ज़िम शोबे में मतलब काम कर रहे हैं, मुनज़्ज़िम शोबे में चंद तरीके कार है, मुनज़्ज़िम शोबे में चंद तरीक़ेकार है जिनसे मजदूरों को मदद मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट देख रहे हैं, इस्लाही आमदनी और दौलत की तक़सीम में अदम मसावतों की जो इस्लाही इक़्तिदाद है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदाद में हम देख रहे हैं तो मुल्क में कोई भी जामे समाजी हिफाजती सिस्टम नहीं है। फिर भी बता रहे हैं कि मुनज़्ज़िम शोबे में चंद तरीक़ेकार होते हैं जिनसे मजदूरों को मदद मिलने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पर मुनज़्ज़िम शोबा कौन सा होता है, मतलब मुनज़्ज़िम शोबा वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है और जो सरकारी क़वायद व ज़वाबित पर अमलावारी करता है। और हिंदुस्तान में जैसे देखेंगे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे इंश्योरेंस है, सनतें हैं और रेलवे है, बैंक्स वगैरह, तो ये मुनज़्ज़िम शोबे के तहत आते हैं। और जिसकी जो है तो यूनियनें भी होती है तो वो किसके तहत आती है, मुनज़्ज़िम शोबे के तहत। यानी मुनज़्ज़िम शोबा मतलब जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड होता है और उसके साथ देखेंगे जो सरकारी क़वायद व ज़वाबित की अमलावारी करता है तो उसको हम कहेंगे मुनज़्ज़िम शोबा कहेंगे। तो हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ी इक़्तिदाद में हम देख रहे हैं तो मुनज़्ज़िम शोबे में चंद तरीक़ेकार होते हैं जिनसे मजदूरों को मदद मिलने की उम्मीद होती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं वर्कमैन, वर्कमैन, ओके, कॉम्पेंसेशन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन यानी मजदूरों को मुआवजा, मजदूरों को मुआवजा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मतलब यहाँ पर मजदूरों का मुआवजा है। जैसे देखिए सनतों पे काम करने वाले सनती मजदूरों को ड्यूटी पर जैसे जख्मी होने हैं या फिर फौत होने हैं या फिर माजूर होने हैं या बीमारी की सूरत में उन्हें मुआवजे का हकदार बनाता है, उन्हें मुआवजे का हकदार बनाता है। और उसी तरह देखेंगे जैसे इसी तरह मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत क्या है, जो खातून मुलाजमीन है और खातून मुलाजमीन को बच्चों की पैदाइश से पहले और बच्चों की पैदाइश के बाद चंद खुसूसी यानी चंद फायदे इनको पहुंचाती है। उसके साथ देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एक्ट है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एक्ट क्या है, मुनज़्ज़िम शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन और मजदूरों को प्रोविडेंट फंड एक्ट से मुआवजे का मतलब उसको उसके इस्तेमाल करने का हकदार बनाता है, इसका हकदार बनाता है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे जामे, मकसूद और समाजी हिफाजती जो इक़दाम है वो मुलाजिमीन का रियासती इंश्योरेंस एक्ट है, वो मुलाजिमीन का रियासती इंश्योरेंस एक्ट है जो मुलाजिमीन को जैसे तिब्बी फायदे पहुंचाता है या फिर मासूरी के फायदे हैं या बीमारी की मुद्दत के फायदे हैं और जचगी के फायदे और दीगर जो जेरे परवरिश लोग हैं उनको जो है तो फायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाजी हिफाजती इक़दामात में हमने इस पॉइंट को यहाँ पर देखा है। तो किस तरह से मतलब जो
मुनासिब शोबा होता है, तो मुल्क में तो बता रहे हैं कि कोई भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात नहीं है, फिर भी मुनासिब शोबे में चंद तरीक़ेकार होती है जिनसे क्या है सनती मज़दूरों को मतलब चंद रियायतें, चंद सहूलतें उनको दस्तयाब होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अक़ल तरीन ज़रूरतों का प्रोग्राम। ठीक है, अक़ल तरीन ज़रूरतों का प्रोग्राम तो 1970 के दहे से देखेंगे। ओके, 1970 से 1970 के दहे से जो तरक्याती माशी माहिरीन का एक ग्रुप है। ओके, तरक्याती माशी माहिरीन का एक बाअसर ग्रुप तरक्की पजीर मुमालिक में तरक्की पजीर मुमालिक में अक़ल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू करने का मुतालबा शुरू कर दिया। कौन? यहाँ पर जो तरक्याती माशी माहिरीन का जो ग्रुप है वो तरक्की पजीर मुमालिक में अक़ल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू करने का मुतालबे को शुरू कर दिया है। अक़ल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू करने का यहाँ पर मतलब मुतालबा शुरू करने लगा है। इनका कहना ये था कि जो तरक्की के जो फायदे हैं, इनका कहना है कि तरक्की के फायदे खुद ब खुद नीचे की सतह तक नहीं पहुंच सकते, यानी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इनके तहत क्या था, तो इन लिहाजा यहाँ पर जो कम तरक्की याफ्ता मुमालिक है उनके लिए इन बुनियादी जरूरतों पर रास तौर पर तवज्जो देने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर छठे मंसूबे की मुद्दत तक बता रहे हैं। तो छठे 5 साला मंसूबे की मुद्दत तक गरीबी के खत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की सर्फ की सतह को बढ़ाना है। तो सर्फ की सतह को बढ़ाने के लिए हुकूमत अवामी एजेंसियों के जरिए इमदादी कीमतों पर खिदमात को फराहम कर रही है। तो ये इमदादी खिदमात पर यहाँ पर जो हुकूमत अवामी एजेंसियों के जरिए से जो खिदमात फराहम कर रही है, तो इससे क्या होगा, जो ज़राई मजदूर है और शहरी मजदूर जो है उनकी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, तो हमने अक़ल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम में यहाँ पर ये देखा है कि हुकूमत किस तरह से यानी जो तरक्याती माशी माहिरीन का जो ग्रुप है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो तरक्की पसीर मुमालिक है वहां पर अक़ल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू करने का मुतालबा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना ये था कि यानी तरक्की के जो फायदे हैं वो खुद ब खुद नीचे की सतह तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इनके मुताबिक जो कम तरक्की याफ्ता मुमालिक है तो उनके लिए इन जरूरतों को इन बुनियादी जरूरतों पर तवज्जो देने के सिवा और भी कोई भी जो है तो दूसरा रास्ता नहीं है। तो छठे मंसूबे की मुद्दत तक जो गरीबी के खत से जो नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी सर की सतहों को ऊंचा उठाने के लिए हुकूमत अवामी एजेंसियों के जरिए इमदादी कीमतों पर उनको खिदमात फराहम कर रही है और इस तरह से मुलाज़िमीन और मजदूरों को और देही गरीब लोगों को जो है तो उनकी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। नेक्स्ट है देही गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए प्रोग्राम। देही गरीबों को यहाँ पर ऊंचा उठाने के लिए प्रोग्राम है। तो देखिए देही इलाकों में यानी यहाँ पर हम पॉइंट में क्या देख रहे हैं, देही गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए प्रोग्राम है। तो गरीबी का जो मसला है तो गरीबी के मसले का जो बुनियादी नुक्ता है वो कहाँ पर तलाश किया जा सकता है, सिर्फ देही इलाकों में ही उसको तलाश किया जा सकता है। तो देही इलाकों में सबसे ज्यादा देखेंगे तो गरीब तबके का जो ताल्लुक होता है वो जो बेजमीन होते हैं, जो ज़राई मजदूर होते हैं, जो छोटे काश्तकार होते हैं और दर्जे फेरिस आते हैं, दर्जे फेरिस कबाइल है, तो उनसे होता है सबसे ज्यादा गरीबी का ताल्लुक। तो यहाँ पर इन जो हमने जैसे दर्जे फेरिस आते हैं, दर्जे फेरिस कबाइल बताए, बेजमीन और ज़राई मजदूर है, तो इन तमाम सिमरों के गरीब अफराद की आमदनियों को ऊंचा करने के लिए यानी उनकी आमदनी की सतह को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रूबा अमल लाया गया है। तो वो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स रूबा अमल लाए गए हैं उनपे सबसे पहले हैं देही गरीबों के लिए आमदनी और तरक्याती प्रोग्राम, यानी गरीब लोगों की आमदनियों और सर्फ की सतहों को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है। दूसरा है खुसूसी इलाका तरक्याती प्रोग्राम है और तीसरा जायद रोजगार की फराहमी के लिए वर्क प्रोग्राम। तो ये तमाम प्रोग्रामों को यहाँ पर शुरू किया गया है ताकि देही गरीबों को ऊंचा उठा सके, देही गरीबों की सर्फ की सतह को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है टैक्स कारी। तो देखिए हिंदुस्तान में टैक्स के तायुन में मरकजी और रियासती हुकूमतें दोनों भी अहम रोल अदा करती हैं।
दोनों भी अहम रोल अदा करती है। और टैक्सों की अमल आवारी पर टैक्सों की जो अमलावारी है उस पर यानी शिफाफियत पैदा करने, उसको हमवार बनाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें गुज़िश्ता चंद दहाइयों से देखेंगे तो इस्लाहात को शुरू करी है, यानी तब्दीलियों को, माशी तब्दीलियों को ला रही है। तो उसमें से एक जो तब्दीली है वो है अशिया और खिदमत का टैक्स, यानी GST, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस, ओके, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो और कई तरह के टैक्स है जो हुकूमत क्या करती है, यानी शहरियों पर और दीगर जो इदारे हैं उन पर जो है तो आयत करती है अशिया और खिदमत के साथ। तो यहाँ पर देखिए टैक्सकारी बता रहे हैं, तो इसमें देखिए टैक्स का जो ढांचा है और हिंदुस्तान में जो टैक्स की बढ़ती हुई शरह है वो हिंदुस्तान में टैक्स के निजाम की यानी जो नकीब है, यानी जो मुतजाद है उस नौयत को बताती है। तो जो हिंदुस्तान का जो टैक्स का निजाम है वो दौलत के चंद हाथों में इर्तिकाज को बताने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो टैक्सकारी है तो टैक्स यहाँ पर मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से यानी आयत किया जाता है और इसके लिए दोनों हुकूमतें जो है तो मतलब माशी इस्लाहात इक़दामात करती है। तो टैक्स का जो ढांचा है और टैक्स की मतलब जो रास टैक्स हुकूमत की जानिब से जो आयत कर रहा है तो उसकी बढ़ती हुई शरह बता रही है कि हिंदुस्तान का जो टैक्स का निजाम है वो मुतज़ायद नौयत का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा दौलत और आमदनी की तक़सीम में जो अदम मसावतें हैं उसके लिए इस्लाही इक़दामात को हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। शुक्रिया।